हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन विद हॉटस्पॉट बायोलॉजी बाय ताहिर अवान के साथ। सो फर्स्ट वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था लाइफ के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। रिवाइंड करवा दूं कि हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, राइट। तो सबसे पहला फीचर जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना ही चाहिए, दैट इज द सेलुलर स्ट्रक्चर, राइट। सो 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा था? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल नहीं है, हम उसको लिविंग कंसिडर नहीं कर सकते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद जो सेकंड फीचर है जो ऑर्गेनिज्म में होना ही चाहिए, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो याद करिए, हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था? सेल मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। और ये फाइनली क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म, राइट। सो ये जो पूरा एक सीक्वेंस हमने देखा, इसमें क्या है कि सेल के बेसिस पे सारे की पूरा का जो पूरा ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा इन ए प्रॉपर मैनर, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। तो जब जैसे एग्जांपल के तौर पे जब आप खाना खाते हैं तो जब जैसे ही चपाती को मुंह में डालते हैं तो मुंह ऑटोमेटिकली कैसे खुल जाता है आपका? जैसे किसी डॉगी को देखते हैं तो झट से क्यों भागना शुरू कर देते हैं? दैट इज कि आपकी जो बॉडी है पर्टिकुलर स्टिमुलस के अकॉर्डिंग किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, किस तरह से वो पर्टिकुलर अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रही है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से है बॉडी पार्ट्स की। नंबर 3, एनर्जी। तो देखिए ना, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? खाना। खाना क्या देता है हमें? एनर्जी। सो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है सो उसको अपने सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। बिना एनर्जी के तो कोई भी नहीं रह सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। उसके बाद नंबर 4, दैट इज होम्योस्टैसिस। सो होम्योस्टैसिस देखिए, इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ से भेज दिया, मान लीजिए हिमाचल, तो क्या हिमाचल जाने पे आपका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होगा वो क्या ठंडा पड़ जाएगा? अगर आप अभी फॉर एग्जांपल गर्मियाँ चल रही हैं जैसे, तो ऐसा थोड़ी होता है कि गर्मियों में आपकी बॉडी इंटरनल जो बॉडी है वो ज़्यादा गर्म होती है, ठंडे इलाके पे जाने पे ज़्यादा ठंडी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। सो होम्योस्टेसिस इज सिंपली द फिनोमिना ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, राइट। सो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है ये हमेशा मेंटेन रहता है, या आप ये कह सकते हैं इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज होम्योस्टेसिस, यानी कि द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट। उसके बाद नंबर 5 आ गया मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म 10th क्लास में हमने पढ़ा था। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस। याद करिए, कुछ याद आया? खाना खाते हैं, खाना पेट में जाता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। वो जो एनर्जी मिलने तक की सारी प्रोसेसेस होते थे। हमने क्या देखा था कि सबसे पहले माउथ में क्या होता है? सबसे पहले माउथ में डाइजेशन होता है, फिर स्टमक में होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। हर जगह क्या हो रहे थे? एंजाइम्स आ रहे थे। एंजाइम क्या करते थे? एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन करते थे। सो वही जो जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं टू लिबरेट एनर्जी, राइट, उन सब केमिकल रिएक्शंस को क्या कहा जाता था? मेटाबॉलिज्म, जिसको हम डिवाइड करते थे 2 टाइप्स में। फर्स्ट वाज द एनाबॉलिज्म, पहला क्या था? एनाबॉलिज्म। दूसरा था कैटाबॉलिज्म, राइट। सो बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा।
आपको ट्रिक क्या याद रखना है, AC एंड CD। तो AC का मतलब क्या हुआ, एनाबॉलिज्म इज द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। एनाबॉलिज्म इज द कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, किसी चीज को जोड़ना। तो जैसे एक सिंपल सी मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, आपने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस C6H12O6। सो ये क्या है, एनर्जी कंपाउंड है ग्लूकोज। तो देखिए दो मॉलिक्यूल मिले और इन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया जिसमें क्या स्टोर होती है, एनर्जी। सो दैट प्रोसेस वेयर द मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल which store large amount of energy, that reaction is known as anabolism। यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी बन रही है, मॉलिक्यूल्स जुड़ के एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो जब कोई चीज जुड़ती है उसको क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्शन। सो एनाबॉलिज्म इज द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस वेयर द एनर्जी इज फॉर्म्ड। अब आ गया कैटाबॉलिज्म। सो CD मतलब कैटाबॉलिज्म इज डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। यानी कि एनाबॉलिज्म में जो एनर्जी बनी थी, अब वो जो एनर्जी है यूटिलाइज करती है जब हमारी बॉडी, उस प्रोसेस को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। जैसे ये जो एनर्जी है, ग्लूकोज है, इसको खाते हैं ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी में जाता है। ये बॉडी में जाने के बाद जैसे चपाती खाते हैं तो उसमें ये प्रेजेंट रहता है, बॉडी में गया, बॉडी ने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। सो दैट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। और दोनों को जब हम बोलें एक टर्म में, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो ये होना ही चाहिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है, राइट। चलिए आगे आगे चलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज ग्रोथ। अब देखिए, अब आप 11th क्लास में पहुंच गए, राइट। सो 5th क्लास में कितने से थे, 3 फुट, 2.5 फुट, अब कितने होंगे, 5 फुट। सो जैसे ही ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन बढ़ता है सो उसकी क्या होती है, ग्रोथ। लेकिन अब अगर आप 5 फुट के हैं तो क्या अगले साल 4.5 फुट के हो जाओगे, ऐसा तो नहीं ना होता भाई। सो ग्रोथ क्या है, इट इज एन इरिवर्सिबल फीचर, इरिवर्सिबल चेंज इन सेल साइज। यानी कि अगर एक बार सेल का साइज या बॉडी का साइज बढ़ गया तो वो कम नहीं हो सकता है, दैट इज नोन एज ग्रोथ। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 7 क्या होगा, कॉन्शियसनेस। अब देखिए, कभी मम्मी ने थप्पड़ मारा घर पे, तो जब मम्मी थप्पड़ मारती है तो लगती है जोर की, या ऐसा होता है जी मम्मी मुझे तो कुछ नहीं हुआ, एक और मार लो थप्पड़, क्या फर्क पड़ेगा। सो मम्मी ने जब थप्पड़ मारा तो आपको क्या हुआ, दर्द हुआ। यानी कि यू आर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। सो दैट इज नोन एज कॉन्शियसनेस। इट इज सिंपली द अवेयरनेस कि आप कितने अवेयर हैं अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स। अब जब बारिश पड़ती है तो क्या बिना छाते के बाहर निकल जाते हैं, छाता लेके जाते हैं। जब सर्दी लगती है तो मोटे कपड़े पहन लेते हैं। दैट इज सिंपली कि आपकी बॉडी को पता है कि मुझे कौन से टाइम पे क्या चीज़ करनी है, दैट इज सिंपली द कॉन्शियसनेस। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसमें ये फीचर होता ही है या होना ही चाहिए। उसके बाद जो अगला मूवमेंट है दैट इज मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या है, मूवमेंट इज सिंपली एक टर्म है जिसमें हम अपना कोई भी बॉडी पार्ट को क्या कर सकते हैं, हिला सकते हैं, राइट। अब देखिए, इसी से ही मिलती जुलती दूसरी टर्म है लोकोमोशन। अब मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है, बड़े ध्यान से देखना। लोकोमोशन कैनॉट अकर, इट कैनॉट अकर विदाउट मूवमेंट। लोकोमोशन विदाउट मूवमेंट नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या हुआ, लोकोमोशन का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, राइट। अब ये पर्सन यहाँ से उठ के गया यहाँ पे, यानी कि इसने अब ये मान लीजिए पोजीशन ए था, ये पोजीशन बी था, ये ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ गया। सो इसने क्या किया, अपनी बॉडी का जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन क्या किया, चेंज। दैट इज नोन एज लोकोमोशन। अब जब उसने लोकोमोशन किया तो वो टांगों से चल के गया। अब वो जो टांगे चल रही थी उसकी, दैट इज नोन एज मूवमेंट। सो जो मूवमेंट है इट कैन अकर
इट कैन आकर विदाउट लोकोमोशन। आप बिना चले, यानी कि अगर मैं बोलूं कि आपको अपने हाथों को हिलाना है या टांगों को हिलाना है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि टांगों को हिलाओगे तो आप आगे ही जाओगे। आप एक जगह पे रह के भी तो टांगों को हिला सकते हो ना। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? सो जो मूवमेंट है ये लोकोमोशन के बिना भी हो सकता है, लेकिन जो लोकोमोशन है ये मूवमेंट के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मूवमेंट होगा तो लोकोमोशन डेफिनेटली होगा, राइट। लेकिन अगर लोकोमोशन हो रहा है, सॉरी मूवमेंट हो रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि लोकोमोशन होगा। जस्ट क्लियर दैट। समझ में आई? चलिए अगला फीचर डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो अगला फीचर है दैट इज वेरिएशंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, आप जो हैं अगर आप अपने फेस को, चेहरे को अपने मम्मी पापा से कंपेयर करोगे तो आप में कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस आ रहे हैं। सो दैट डिफरेंसेस आर नोन एज वेरिएशंस। अब ये वेरिएशंस क्यों होती हैं इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे सेपरेटली, लेकिन अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें वेरिएशंस आती ही आती हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल जो कंडीशंस है वो चेंज होती रहती हैं, राइट, टाइम के हिसाब से, एवोल्यूशन के हिसाब से। सो उस हिसाब से क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को चेंज करते रहते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि इस समय जो हमारी इंडिया का या जो हॉट जोन्स हैं वहाँ पे गर्मियों में टेम्परेचर कहाँ चला जाता है, 48 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन अगर आज से मैं आप 10-20 साल पहले की बात करूँ तो वो जो पर्टिकुलर लोग उस ज़माने के लोग थे, आज वो इतना टेम्परेचर सहन नहीं कर पाते हैं। आप क्यों इतनी जल्दी से मतलब धूप में 2 घंटे बिठाए रखो, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में क्या हो रहे हैं, वेरिएशंस हो रहे हैं। तो अगर वेरिएशंस होंगे तभी तो अडेप्टेशन हो पाएगी ना, तभी तो आप अपने आप को सराउंडिंग्स के हिसाब से क्या कर पाओगे, ढाल पाओगे। तो अडेप्टेशन सिंपली क्या है, टू बिकम कंपैटिबल विद सराउंडिंग्स, कि आप सराउंडिंग्स के साथ कितनी जल्दी कंपैटिबल है, यानी कि कितनी जल्दी अपने आप को चेंज करते हैं with respect to surrounding. So that is known as adaptation, right? और जो सबसे important feature होता है जो living organism में होना ही चाहिए, that is a reproduction. That is the production of offsprings from their parents. तो अगर कोई organism living है तो वो अपनी प्रोजेनी को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। सो अपनी प्रोजेनी को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल फीचर्स। अगर नीट के एग्जाम में आपको 4 ऑप्शंस आते हैं इन जितने भी हमने फीचर्स पढ़े हैं, सो आपको अगर किसी भी ऑप्शन में रिप्रोडक्शन आ रहा है तो आप उसको टिक लगाइएगा, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये होने ही चाहिए। जैसे अगर मैं मूवमेंट की बात करूँ तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ मूवमेंट करते हैं लेकिन लोकोमोशन नहीं करते हैं, लेकिन हम बात करते हैं लार्ज बेसिस पे। सो इसके अलावा भी बहुत सारे बेसिक फीचर्स होते हैं, लेकिन हमने जो आज डिस्कस किए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये होने ही चाहिए, राइट। सो होप करता हूँ कि आपको आज का वीडियो सेशन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल था, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट था। अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और किसी तरह का भी कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको अगले वीडियो सेशन में।